सो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है कि जो करंट मार्केट सिचुएशन चल रही है उस टाइम पे हमें किस तरह से हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करना चाहिए और इस तरह की सिचुएशंस को किस तरह से टैकल करना चाहिए, राइट? तो फर्स्टली एक बार इस पर डिस्कशन करते हैं कि जो करंट सिचुएशन चल रही हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ें हमारे कंट्रोल में है एंड कौन कौन सी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो फर्स्टली बात करते हैं जो करंट सिचुएशन है। जैसे आप लोगों को पता होगा यूएसए इजराइल और ईरान का वॉर चल रहा है आपस में, राइट? एंड उसके जो बाय प्रोडक्ट क्या निकल के आए हैं, एलपीजी का संकट चल रहा है अपने देश के अंदर, इंडिया के अंदर, बिकॉज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद कर दिया ईरान ने। एंड सेकंड, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए हैं। $60 पर बैरल पे चलते थे इस वॉर से पहले। $60-70 पर बैरल चलते थे एंड करंटली ये प्राइसेस बढ़ के लगभग $100 पर बैरल के ऊपर चले गए हैं। एंड 2-3 दिन पहले तो अराउंड $120 पर बैरल पे चले गए थे। सो इस पूरी सिचुएशंस के अंदर मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में है। मैं स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव से बात यहाँ पे करना चाह रहा हूँ एंड कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो फर्स्टली मैं बात करता हूँ जियो पोलिटिकल कंसर्न्स हैं एंड जो भी मैक्रो इकोनॉमिक्स वाली चीज़ें जो बिगड़ती हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, राइट? तो उसका हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। बट हमारे कंट्रोल में क्या हो सकता है कि हम जिन कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके अच्छे से रिसर्च कर सकते हैं, अच्छे से स्टडी कर सकते हैं एंड कौन सी कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से अच्छा गाइडेंस है, कौन सी कंपनी अच्छे से कैपेक्स की जा रही है, कौन सी कंपनी यहाँ पे क्यूआईपी रेज करके अपना स्टोर एक्सपेंशन की जा रही है या ब्रांच एक्सपेंशन की जा रही है, नई नई कैपेसिटी प्लान की जा रही है, वो रिसर्च करना हमारे कंट्रोल में होता है, राइट? एंड जैसे आप लोगों को पता होगा, जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं पिछले 5-6 महीनों से, उन सबको पता होगा कि हम लोग मैक्सिमम उन्हीं कंपनीज को पिक करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे बिज़नेस की ग्रोथ अच्छी खासी एंटिसिपेटेड है एंड मैनेजमेंट भी अपने बिज़नेस को लेके अच्छा खासा यहाँ पे गाइडेंस देता है बिज़नेस ग्रोथ को लेके, राइट? तो हमने हमारा जो काम था, हमने वो काम कंप्लीट करके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करी है। बट अब दिक्कत ये निकल के आती है कि ये एक अनफॉर्चुनेट इवेंट हो गया। इसका हमें भी नहीं पता था कि यूएसए कब यहाँ पे यूएसए और इज़राइल मिलके कब यहाँ पे ईरान पे अटैक कर देंगे, बिकॉज़ ऐसे-ऐसे हमारे बिल्कुल हमें एक आम इंसान को, एक रिटेल इन्वेस्टर को चीज़ें नहीं पता होती है। ये जियोपॉलिटिकल चीज़ें होती हैं, हमें नहीं पता होती है। सो पॉइंट इज़ जब ये इवेंट हुआ तो उसके बाद में पूरा स्टॉक मार्केट के अंदर अच्छे खासे स्टॉक्स जो अच्छे खासे बिज़नेस ग्रोथ करते थे, अच्छी खासी कंपनीज़ का बिज़नेस अच्छा चल रहा था, अच्छे खासे बिज़नेस की ग्रोथ एक्सपेक्टेड थी, उनके स्टॉक्स भी यहाँ पे अच्छे खासे करेक्ट कर गए। और जो जिन कंपनीज का बिज़नेस अच्छा नहीं चल रहा था, रिजल्ट अच्छा डिलीवर नहीं कर रहे थे, उन कंपनीज के स्टॉक्स तो यहाँ पे लगभग 40%, 50%, 60% डाउन हो गए। बट हाँ, जिन कंपनीज के बिज़नेस यहाँ पे अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे थे, उन कंपनीज के स्टॉक कंपैरिज़न में कम डाउन हुए हैं, कम गिरे हैं। जैसा हमने डिस्कस किया और जो कंपनीज हमने डिस्कस करी है लास्ट के 5-6 महीने के अंदर, जहाँ पे हमने हमारा मैंने मेरे पर्सपेक्टिव से एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा था कि कौन-कौन सी बिज़नेसेस के अंदर एक अपॉर्च्युनिटी यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। तो नॉर्मली मैं बोलना चाहूँगा कि वहाँ पे थोड़ी गिरावट कंपैरेटिवली कम हुई है, जो बाकी की उन कंपनीज़ के अंदर जहाँ पे बिज़नेस की ग्रोथ नहीं थी। बिकॉज़ मैं आजकल ये देख रहा हूँ कि बहुत सारी कंपनीज़ ऐसी हैं जहाँ पे बिज़नेस की ग्रोथ नहीं थी, उनके स्टॉक्स लगभग 50%, 60%, 70% भी कुछ-कुछ कंपनीज़ के स्टॉक्स यहाँ पे गिरे हुए हैं। तो फर्स्टली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि इस एनवायरनमेंट के टाइम पे जहाँ पे स्टॉक मार्केट में अच्छी खासी करेक्शन दिखाई दे रही है, अच्छी खासी कंपनीज़ के स्टॉक्स गिरे हुए हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, जो हमारे कंट्रोल के अंदर हमें वो चीज़ करनी चाहिए। फर्स्ट, हमें हमारे पोर्टफोलियो के अंदर जिन कंपनीज़ के अंदर हमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उनको एक बार दोबारा रिव्यू कर लो कि उनके बिज़नेस की ग्रोथ इस टाइम पे जो मैनेजमेंट ने गाइड किया था, उसके अकॉर्डिंग डिलीवर हो रही है कि नहीं हो रही है। एंड जो फ्यूचर कैपेक्स का प्लान है मैनेजमेंट की तरफ से, या फिर जो फंड रेज़ किया है रिसेंट में किसी कंपनी ने, उसको किस तरह से यूटिलाइज़ कर रही है, नए-नए स्टोर एक्सपेंशन करने में यूटिलाइज़ कर रही है, नए-नए ब्रांच एक्सपेंशन करने में यूटिलाइज़ कर रही है, या फिर कोई हॉस्पिटल बिज़नेस है तो नई बेड कैपेसिटी यहाँ पे ऐड करने में यूटिलाइज़ कर रही है। जो आगे का फ्यूचर बिज़नेस ग्रोथ का जो आउटलुक है, उसके अंदर हमें एक्सपेक्टेड है कि बिज़नेस की ग्रोथ रेट लगभग 30%, 25%, 35% के आसपास से हो सकती है। तो उन कंपनीज़ को हमारे पोर्टफोलियो के अंदर यहाँ पे रखना है। एंड इस टाइम पे यदि आपके पोर्टफोलियो में कोई ऐसी कंपनी है जिसके बिज़नेस की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रही है, मतलब या तो स्टैग्नेंट ग्रोथ है या फिर नेगेटिव बिज़नेस की ग्रोथ है, उन कंपनी से अपना कैपिटल विथड्रॉ करके जो हाई ग्रोथ करने वाली कंपनीज़ है, उनके अंदर अपना कैपिटल शिफ्ट कर सकते हो। बिकॉज़ हाई ग्रोथ करने वाली कंपनीज़ के स्टॉक्स भी इस टाइम पे लगभग 20%, 25%, 30% डाउन है। तो मैं इन समरी ये कहना चाहता हूँ कि जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में है, हमारे हाथ में है, वो है बिज़नेसेस की रिसर्च करना एंड ये डिसाइड करना कि कौन सी कंपनी का बिज़नेस यहाँ पे अच्छा-सा यहाँ पे आगे जाके अच्छा ग्रोथ करेगा। वो चीज़ हमारे हाथ में है। तो उसके बेसिस पे हम लोग रिसर्च करके हमारा डिसीज़न ले सकते हैं। अब पॉइंट आता है कि ये जो मार्केट में करेक्शन हुआ, उसकी वजह से हमारे पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा करेक्ट कर गए हैं। तो इसके अंदर मैं ये चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि जो लोग
जैसे मैंने आपको बताया कि जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं नॉर्मली, यदि मैं मेरे बारे में बताऊं तो पोर्टफोलियो मेरा अराउंड 20% के आसपास में डाउन है। जो पीक हुआ था अक्टूबर में जो पीक हुआ था पोर्टफोलियो का, या नवंबर के एंड में जो पीक हुआ था, उससे लगभग लगभग अराउंड 20% के आसपास में पोर्टफोलियो डाउन है। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिनका पोर्टफोलियो जिन रिटेल इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो अपने पीक से अराउंड 40-50% 60% डाउन है, तो उनको एक बार अच्छे से रीथिंक करने की जरूरत है। बिकॉज उन्हीं कंपनीज के स्टॉक 50%, 60%, 70% से गिरे हैं जिनकी बिजनेस अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, अच्छा रिजल्ट जिनका डिलीवर नहीं हुआ है, राइट? या फिर कहने की कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कुछ इश्यू आया, वहीं पे ऐसी दिक्कत हुई है। तो मेरा कहने का मीनिंग है कि ठीक है, मतलब हमने अच्छे से रिसर्च करके जो भी बिजनेसेस पिक किए थे, जो कंपनीज पिक करी थी, उसके बेसिस में ये मान के चल रहा हूँ कि आपके पोर्टफोलियो अराउंड 20-25 मैक्स मैक्स 30% के आसपास डाउन होंगे, उससे उससे डाउन साइड नहीं होंगे। तो ये तो मेरा फर्स्ट अजम्पशन है। यदि 30% से ज़्यादा यदि 30% से ज़्यादा आपका पोर्टफोलियो डाउन है, इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि हमारे पोर्टफोलियो के अंदर वो कंपनीज है जहाँ पे धंधे की ग्रोथ नहीं हो रही है और बिजनेस की ग्रोथ नहीं हो रही है। तो हमें फिर उन कंपनीज को रीबैलेंस करना चाहिए, दूसरी कंपनीज के स्टॉक्स को बाई करके जहाँ पे अच्छे बिजनेस की ग्रोथ हो रही है। और हाँ, एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, कहीं ऐसा मत कर देना कि मार्केट में करेक्शन आ रहा है, वो एक अच्छी कंपनी है जो अपना बिजनेस 30, 40, 45% से कंसिस्टेंटली ग्रोथ कर रही है, अच्छा खासा कैश फ्लो बना रही है कंपनी, और अच्छा खासा रिटर्न ऑन इक्विटी है, उसके अंदर डीआईज एफआईज की भी होल्डिंग है। कि ऐसा मत कर देना कि आपने ऐसी कंपनी जो यहाँ पे गिरती हुई जा रही है उसको ऐड करते 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 अपने पोर्टफोलियो का लेट से 25% बना लिया, 30% बना लिया। ऐसा बिल्कुल मत कर देना। हाँ, अच्छे स्टॉक्स गिर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी एक स्टॉक का हमारे पोर्टफोलियो के अंदर एलोकेशन अराउंड 25 से 30% के आसपास में कर लें। हमारा जो लिमिट है नॉर्मली, मतलब मेरा जो कंसिडरेशन रहता है कि हम लोग हमारे पोर्टफोलियो के अंदर 12%, 13% के आसपास में हाईएस्ट एलोकेशन ग्रुप में जा सकते हैं। बट 15% से ज्यादा जाना थोड़ा रिस्की हो जाएगा यहाँ पे, बिकॉज हमें नहीं पता कि जो ये करंट सिचुएशन चल रही है कौन सी कंपनी के बिजनेस में क्या इंपैक्ट डाल के आएगी। जो करंट सिचुएशन चल रही है, इसमें मेजरली दो तरह की सिचुएशन बनी हुई है। फर्स्ट इज क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए हैं, सेकंड इज एलपीजी का संकट छाया हुआ है। तो आप ये देखो, कुछ ऐसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर एलपीजी को यूज करते हैं, कॉमर्शियली वो एलपीजी यूज करते हैं कॉमर्शियल एक्टिविटीज के अंदर, उनके प्रोडक्शन यहाँ पे बंद करने पड़ रहे हैं। जैसे अभी आपने सुना होगा, जो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट कंपनी है जो एसी की मैन्युफैक्चरिंग करती है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर एलपीजी अच्छा खासा यूज होता है। तो यहाँ पे बीएससी पे फाइलिंग आई थी कंपनी की तरफ से कि हमारा जो एलपीजी का यहाँ पे जो सप्लाई है बंद हो गया है। हम लोग अल्टरनेट सप्लाई के लिए यहाँ पे प्लान कर रहे हैं, बट उसके लिए हमें 8 से 10 दिन तक के लिए हमारे प्रोडक्शन को, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को यहाँ पे होल्ड करके रखना पड़ेगा, पोज करके रखना पड़ेगा। मतलब पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का ये जो क्वार्टर 4 होता है, सबसे अच्छा क्वार्टर होता है बिजनेस ग्रोथ के लिए। सबसे अच्छी खासी बिजनेस ग्रोथ उनकी क्वार्टर 4 के अंदर आती है, जो पास्ट के इनके जो ट्रैक रिकॉर्ड रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर ही दिक्कत आ रही है, तो ये बिजनेसेस को इम्पैक्ट होगा। बट हाँ, इम्पैक्ट यहाँ पे कुछ एक क्वार्टर के लिए होगा, क्वार्टर 4 के लिए हो गया या फिर क्वार्टर वन FY27 के लिए हो गया। जब तक ये सिचुएशन यहाँ पे सोल्व नहीं हो जाती, तब तक के लिए इन कंपनीज के बिजनेसेस में शॉर्ट टर्म के लिए हिंड्रेंस आएगा। तो फर्स्टली हमें ये देखना है कि हमें इस तरह के बिजनेसेस के अंदर अभी ज्यादा और अकुमुलेट नहीं करना है। यदि किसी की पोजीशन है तो वो वेट कर सकता है क्वार्टर 4 के रिजल्ट तक और कॉल तक। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो सिचुएशन डेवलप हुई है, एलपीजी का जो यहाँ पे सप्लाई की इश्यू आया है, साथ में जो हायर क्रूड प्राइसेस हुए हैं उसकी वजह से, जिसके बिजनेस पर डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ रहा है। मतलब डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ रहा है, मतलब ये कहना चाहता हूँ कि क्रूड के प्राइसेस बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो डायरेक्ट इंपैक्ट कहाँ पड़ रहा है? जो रबर कंपनीज हैं, टायर कंपनीज हैं, पेंट वाली कंपनीज है, एडहेसिव वाली कंपनीज हैं, उनके बिजनेस पर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ रहा है। तो यदि किसी के पास में हाई ग्रोथ करने वाली कंपनी जिन सेक्टर से बिलोंग करती है, तो उनके अंदर एक बार एक्मुलेट करने से आप थोड़ा खुद को रोक सकते हो। एक बार इनके क्वार्टर 4 के रिजल्ट तक हमें क्लैरिटी मिल जाए, कॉन कॉल हो जाए क्वार्टर 4 का, उसके बाद में एक बार आप रीडिसाइड कर सकते हो कि अब हमें क्या करना है इन कंपनीज के साथ में। और हाँ, जिन कंपनीज के बिजनेस में इनडायरेक्ट इंपैक्ट है, मतलब जैसे आप लोगों को पता होगा क्रूड के प्राइसेस यहाँ पे बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से उसका जो इनडायरेक्ट इंपैक्ट होगा सभी सेक्टर्स के अंदर होगा। उस वाले केस के अंदर इंपैक्ट होगा जिस केस के अंदर यदि गवर्नमेंट ने यदि ये डिसाइड किया कि हमें पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ाने हैं, पास ऑन करना है कंज्यूमर तक। यदि ऐसा हुआ, इसका मतलब हर एक कंपनी का जो भी प्रोसेस, जो भी काम हो रहा है, चाहे वो सर्विस बेस्ड कंपनी हो, चाहे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो, या फिर खुद के रिटेल स्टोर ओपन कर रखे हो, या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम करता हो, मतलब यहाँ पे गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन तो होगा, लोकेशन ए से लोकेशन बी तक। उससे क्या होगा? उस कंपनी की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ेगी, और जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी तो उस कंपनी के ग्रॉस मार्जिन यहाँ पे श्रिंक होंगे, और जब कंपनी के ग्रॉस मार्जिन श्रिंक होंगे तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा? या तो उसका ही डायरेक्टली खुद के पेनल पे लेना पड़ेगा, या फिर इसको पास ऑन करना पड़ेगा कंज्यूमर तक। और यदि कंज्यूमर तक पास ऑन करेगी तो इसका प्राइस का इंपैक्ट डायरेक्टली कंज्यूमर तक जाएगा।
मतलब जब कंज्यूमर तक प्राइस इन्फ्लेशन जाएगा तो कंज्यूमर के लिए जो हमारा सीपीआई होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होता है, इन्फ्लेशन वाला पैरामीटर होता है, वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। जब सीपीआई इंक्रीज होगा, उस टाइम पे फिर गवर्नमेंट मतलब जो आरबीआई है उसको यहाँ पे रेपो रेट जो कट करने वाला प्रोसेस चल रहा था उसको थोड़ा पोज करना पड़ेगा। एंड देयर इज पॉसिबिलिटी, यदि पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस पास ऑन कर दिए गए कंज्यूमर तक, तो यहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा रैपिडली शूट अप कर सकती है। और उसके कारण फिर गवर्नमेंट को लाइक मतलब लाइक आरबीआई को अपने यहाँ पे जो रेपो रेट है उसको यहाँ पे बढ़ाना पड़ सकता है उस इन्फ्लेशन को किल करने के लिए। तो ये वाला यहाँ पे इनडायरेक्ट इम्पैक्ट निकल के आ रहा है क्रूड के प्राइसेस का यहाँ पे हाइक होने के कारण में। तो मैंने ये आपसे डिस्कस किया है कि जो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट वाले इंडस्ट्रीज है वो सारी इंडस्ट्रीज है, कोई भी इंडस्ट्री यहाँ पे अछूती नहीं रहेगी। इनडायरेक्ट इम्पैक्ट यदि पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट यहाँ पे सारी इंडस्ट्रीज को होगा, सारे सेक्टर्स को होगा। और हाँ, यदि गवर्नमेंट यहाँ पे पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस नहीं बढ़ाती है तो क्रूड की रेट बढ़ने के कारण जो डायरेक्ट इम्पोर्ट वाले इंडस्ट्रीज हैं उनको यहाँ पे थोड़ा आपको क्रिटिकली थोड़ा सोचना पड़ेगा। मैं तो उसमें खुद के लिए ये मान के चल रहा हूँ कि यदि मेरे पास कोई इन ऐसे सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनीज है जहाँ पे क्रूड के प्राइसेस बढ़ने से डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है, उनके अंदर अभी मैं ऐसा कोई मतलब लाइक उसमें और ऐड नहीं करूंगा, एक्युमुलेट करंट सिचुएशन में नहीं करूंगा। उसके लिए फिर इंतजार करूंगा कि क्वार्टर 4 के एक बार रिजल्ट आ जाए, मैनेजमेंट की तरफ से क्लैरिटी आ जाए कि उनके बिट्टा मार्जिन पे कितना इंपैक्ट पड़ रहा है। एक बार वो क्लियर पता लग जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक बार कैलकुलेट कर पाएंगे कि अपकमिंग FY 27 के लिए इस कंपनी के ओवरऑल EBITDA मार्जिन पे कितना इंपैक्ट पड़ेगा और प्रॉफिटेबिलिटी पे कितना इंपैक्ट पड़ेगा। वो जस्ट कैलकुलेशन हो जाएगी, उसके बाद हमारा डिसीजन बन जाएगा कि यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी बनेगी या फिर नहीं बनेगी। बट हाँ, जहाँ पे इनडायरेक्ट इंपैक्ट पड़ रहा है वो हमें तभी हमारा खेल बिगाड़ सकता है जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस इसको बढ़ाए, मतलब पूरा का पूरा जो क्रूड का यहाँ पे दाम बढ़ रहे हैं उसको पास ऑन कर दे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने एंड कंज्यूमर्स पे पेट्रोल और डीजल के प्राइस बढ़ाने के बाद में। बट एक बार वो सिचुएशन हमें देखनी पड़ेगी गवर्नमेंट यहाँ पे पेट्रोल डीजल के प्राइसेस यहाँ पे बढ़ाती है या फिर नहीं बढ़ाती है, राइट। तो ये तो हमने डिस्कस किया। अब एक बार मैं ये चीज कंसिडर करके चल रहा हूँ कि गवर्नमेंट यहाँ पे पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस यहाँ पे लेट से नहीं बढ़ाती है, उस केस के अंदर क्या होगा। तो उस केस के अंदर मैं ये बोलना चाहूंगा, जो लाइक जब मैंने एक कम्युनिटी स्टार्ट करी थी अपना लाइक यूट्यूब वाली, तो वहाँ पे लाइक मैं शुरुआत के अंदर जब मैंने मेरा थॉट प्रोसेस बताया था कि मेरी इन्वेस्टिंग का थॉट प्रोसेस क्या होता है, उसके अंदर मैंने बहुत ही सही चीज़ यहाँ पे यू कैन से लाइक बोली थी कि जो कंज्यूमर टाइप के बिजनेसेज है उसके अंदर मेरे को इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। बिकॉज कंज्यूमर बिजनेस एक टाइम के लिए हो सकता है थोड़ा डिटोरेट हो सकता है कुछ मोमेंट के लिए, बट डाउन द टाइम मल्टीपल क्वार्टर्स के अंदर बिजनेस यहाँ पे अच्छे से ग्रोथ करेगा ही करेगा। बिकॉज इंडिया के अंदर कंज्यूमर्स बढ़ते जाएंगे, नए नए लोगों की जैसे जॉब जॉब लगती है तो वैसे वैसे इंडिया में जो कंज्यूमर जो अपने सर्विसेज और प्रोडक्ट यूज करते हैं कंजम्पशन बढ़ता ही जाएगा। और कंज्यूमर बिजनेस के अंदर कौन कौन से सेगमेंट आते हैं, जैसे मैंने बोला था रिटेल सेगमेंट आता है। रिटेल सेगमेंट के अंदर क्या क्या आता है, एक वैल्यू फैशन वाला सेगमेंट आ गया, रिटेल ज्वेलरी वाला सेगमेंट आ गया। ऑल दिन दोनों सेगमेंट के मैंने लाइक सेक्टर वाइज जो जितने प्लेयर्स यहाँ पे इस बिजनेस को रन करते हैं उनका मैंने कंपैरेटिव एनालिसिस बना के वीडियोज लाइव कर दिए। लाइक एक मैंने वैल्यू फैशन वाला सेगमेंट का मैंने कल अपलोड कर दिया था, एंड रिटेल ज्वेलरी सेक्टर वाला मैंने आज सुबह ही मॉर्निंग में अपलोड कर दिया था। तो आप गो थ्रू कर सकते हो, वहाँ से आपको एक बेटर क्लैरिटी मिल जाएगी उन दोनों सेगमेंट के अंदर कौन से बिजनेसेस यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मैं बिजनेस परफॉर्मेंस की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, राइट। अब मैं बात करता हूँ कि कंज्यूमर बिजनेसेस के अंदर और क्या क्या चीजें आती है जो हमें इस डिफिकल्ट टाइम पे हमारे लाइक थॉट प्रोसेस को और स्ट्रॉन्ग दे सकते हैं इन्वेस्टमेंट की जर्नी के अकॉर्डिंगली। तो लाइक कंज्यूमर बिजनेस के अंदर लाइक वैल्यू फैशन हमने क्लियर कर लिया, रिटेल ज्वेलरी सेगमेंट हमने क्लियर कर लिया। नेक्स्ट आता है आपका लाइक रिटेल वॉचेज वाला सेगमेंट। उसके अंदर लाइक हमें हमारी इंडिया में कुछ कंपनी है जो लिस्टेड भी हैं यहाँ पे, अच्छा खासा बिजनेस ग्रोथ दिखा रही है, आप उनको गो थ्रू कर सकते हो। नेक्स्ट कंज्यूमर बिजनेस आता है कुछ एफएमसीजी वाला बिजनेस, जहाँ पे डायरेक्टली लाइक एंड कंज्यूमर को लाइक एफएमसीजी वाले प्रोडक्ट जाते हैं, तो वो उससे मतलब वो प्रोडक्ट इंसान को खरीदने ही पड़ेंगे अपनी लाइफ को चलाने के लिए, तो वहां पे इंपैक्ट कम होगा इस करंट सिचुएशंस का। नेक्स्ट आपका आता है हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर वाला बिजनेस। लाइक हॉस्पिटल बिजनेस के अंदर हमने काफी काफी कुछ कंपनीज को यहाँ पे डिस्कशन कर रखा है, तो वहां पे कंपैक्ट पड़ेगा। बिकॉज हॉस्पिटल्स के पास में प्राइसिंग पावर होती है। यदि किसी इंसान का लाइक हाथ टूट गया, पैर टूट गया, भगवान ऐसा ना करे, बट इन सिचुएशन उसको हॉस्पिटल जाना पड़ गया, तो उस केस के अंदर उसके पास निगोशिएशन की पावर नहीं है पेशेंट के पास में कि मेरा ट्रीटमेंट कम पैसे के अंदर कर दो। वहां पे जो हॉस्पिटल में गया है तो हॉस्पिटल ने जो अपने प्राइसेस बताए हैं, अपने प्रोसेस ट्रीटमेंट के जो यहाँ पे अमाउंट या मनी जो भी डिमांड करेगा वो पेशेंट को देना पड़ेगा, या फिर इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा उसको बियर करना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशंस के दौरान लाइक हॉस्पिटल बिजनेस होगा वो एक काइंड ऑफ एवरग्रीन बिजनेस माना जाएगा, तो एक कंज्यूमर बिजनेस है। नेक्स्ट आपकी हेल्थ केयर कंपनी आती है जो लैब टेस्ट करती है। लाइक इंडिया में कुछ कुछ कंपनी है जो लिस्टेड है जो लाइक अपना डायग्नोस्टिक बिजनेस रन करती है,
वहाँ पे भी पेशेंट को जाके अपना लाइक लैब टेस्ट करवाने ही पड़ेंगे। यदि हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराता है और डॉक्टर ने लेट से कुछ प्रिस्क्राइब कर दिया, तो उसको लैब टेस्ट कराना ही पड़ेगा। ओपीडी वाले डॉक्टर ने कुछ लैब टेस्ट प्रिस्क्राइब किया, तो लाइक वो इन्हीं जो अपनी डायग्नोस्टिक कंपनीज़ है, उनके पास जाके अपना लैब टेस्ट कराएगा, या फिर हॉस्पिटल के अंदर तो हॉस्पिटल की जो लैब है, वहाँ से अपना लैब टेस्ट कराएगा, राइट? तो ये हो गया अपना थर्ड तरह का लाइक कंज्यूमर बिज़नेस हो गया। फोर्थ आपका आता है, जैसे हमने कुछ हेल्थ केयर कंपनीज़ हैं, लाइक जो कुछ आयुर्वेदिक हेल्थ केयर कंपनी है, जिनके बारे में हमने डिस्कस कर रखा है, उनका बिज़नेस एज़ सच यहाँ पे उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। एंड लाइक कुछ और जैसे हम लोग एफएमसीडी बिज़नेस की भी बात कर सकते हैं कि लाइक जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं, लाइक जो अभी गर्मियाँ आ रही हैं, तो लोग लाइक एसी तो परचेज़ करेंगे, राइट? और इसके अंदर काइंड ऑफ यू कैन से एफएमसीजी का पार्ट ये एफएमसीडी वाला बिज़नेस है, तो यहाँ पे ऐसे कुछ बिज़नेस पे उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो मैं इन समरी ये कहना चाहता हूँ कि जो कंज्यूमर बिज़नेसेज़ हैं, एंड साथ में यदि बात करें फाइनेंशियल्स की, जो सिक्योर्ड लेंडिंग करने वाली कंपनीज़ है, लाइक जो हाउसिंग लोन देती है, या फिर जो गोल्ड लोन देती है, मतलब यू कैन से जहाँ पे सिक्योर्ड लेंडिंग होती है, यदि किसी ने अपना घर गिरवी रख के लोन लिया है, या कोई प्रॉपर्टी गिरवी रख के लोन ली है, या फिर गोल्ड गिरवी रख के लोन लिया है, तो ये वाली जो कंपनीज़ हैं, ये वाली जो एनबीएफसीज़ हैं, उनमें दिक्कत नहीं आएगी। बिकॉज़ यहाँ पे एक रिटेल, एक सामान्य इंसान से बिज़नेस आ रहा है कंपनी को। हो सकता है एक इंसान अपना लोन लेने को थोड़ा पोस्टपोन कर दे, बट पूरी जनता अपना लोन लेने से पोस्टपोन नहीं करेगी। तो मैं अल्टीमेटली ये कहना चाहता हूँ, जिस प्रोसेस को मैंने जिस थीम को मैंने कंज्यूमर बिज़नेस के पर्सपेक्टिव से मैंने आपको डे 1 से बताने की कोशिश करी है, कि हमें मेजरली उन बिज़नेसेस को पिक करना चाहिए जो कंज्यूमर सेगमेंट से बिलॉन्ग करते हैं। एंड आप देख पा रहे होंगे, जो कंज्यूमर बिज़नेस है, वो इस टाइम पे उसके स्टॉक्स इस टाइम पे बहुत कम गिरे हैं। बिकॉज़ कंज्यूमर को अपना यू कैन से अपना प्रोडक्ट खरीदना ही पड़ेगा अपनी ज़िंदगी को सर्वाइव करने के लिए। वो तो बीमार है तो उसको हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। यदि उसको घर में लाइक बिस्किट लाने हैं, तो उसको बिस्किट खरीदने ही पड़ेंगे। उसको आटा खरीदना ही पड़ेगा। उसकी ज़िंदगी उसके बगैर नहीं चलेगी। एंड इसी तरह से रिटेल जो बिज़नेसेज़ है, जहाँ पे कंज्यूमर जाता है, लाइक टियर 3, टियर 4 सिटीज़ में काम करने वाली कुछ कंपनीज़ है, वैल्यू फैशन सेगमेंट से बिलॉन्ग करने वाली। तो लाइक अभी ईद का फेस्टिवल है या होली का फेस्टिवल था, लेट्स से उसको कुछ कपड़े खरीदने जाने हैं, तो उसको जाके खरीदने ही है। मतलब उसके अंदर लेट्स से वो कुछ 700-800 रुपए का कुछ शर्ट खरीद लेता है, 300-400 रुपए का कुछ कपड़े खरीद लेता है, तो खरीद लेगा, उसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मेरा कहने का मीनिंग है, इस टाइम पे जो कंज्यूमर बिज़नेसेज़ हैं, उन पे हम थोड़ा ज़्यादा फ़ोकस कर सकते हैं। एंड ज़्यादा फ़ोकस करने वाली बात ये आज की ही नहीं है। मैं तो डे 1 से यहाँ पे स्पेसिफिकली लाइक यहाँ पे प्रेशराइज़ करके, या फिर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे रखा है कि मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट उन्हीं बिज़नेसेस के अंदर, उन्हीं कंपनीज़ के अंदर लाइक इन्वेस्टमेंट करने का रहता है, जो कंज्यूमर सेगमेंट से बिलॉन्ग करने वाली हैं। जिन कंपनीज़ का बिज़नेस एक-एक कंज्यूमर पे निर्भर करता है, उनके अंदर हम लोग लाइक एक अच्छी तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो वहाँ पे ऐसे दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ये हमने ओवरऑल डिस्कस किया कि जो करंट सिचुएशंस चल रही हैं, हाँ, मानता हूँ इसके अंदर स्टॉक मार्केट डाउन है। काफ़ी सारे स्टॉक्स यहाँ पे अच्छे खासे करेक्ट कर गए हैं। मिनिमम 20% से के आस-पास तो स्टॉक यहाँ पे करेक्ट कर ही है। कुछ ही स्टॉक ऐसे बचे हैं जो कंज्यूमर सेगमेंट से बिलॉन्ग करने वाले हैं, जिनका करेक्शन 20% से कम हुआ है। बट मैक्सिमम स्टॉक का करेक्शन तो यहाँ पे 20%, 25%, 30% के आस-पास में हुआ है। और जिन कंपनीज़ के क्वार्टर 3 के रिजल्ट अच्छे नहीं थे और मैनेजमेंट की कमेंटरी अच्छी नहीं थी, उनमें तो यहाँ पे लगभग 40%, 50%, 60% का भी करेक्शन हुआ है। लाइक मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट करी थी सेव द रिटेल इन्वेस्टर की, वो वाली जो कंपनीज़ थी जिनके बिज़नेस के अंदर अच्छी खासी ग्रोथ नहीं होती है। आप चाहे देख लेना, मैंने दिसंबर के अंदर कुछ यहाँ पे 5-6 वीडियोज़ बना के डाले थे। कुछ-कुछ कंपनीज़ का डिस्कस किया था, लाइक रिलैक्सो, बाटा इंडिया, सूला वाइनयार्ड, गो फैशन, और इस तरह की कुछ कंपनीज़ का मैंने डिस्कस किया था, जिनका बिज़नेस यहाँ पे सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा था, या फिर सही तरह से उनका बिज़नेस यहाँ पे परफ़ॉर्म नहीं कर रहा है। उन कंपनीज़ के स्टॉक्स तो यहाँ पे अपने लाइफ हाई प्राइस से लगभग 60%, 70% डाउन है। तो आई थिंक मैं यहाँ पे ये नहीं कहना चाहता कि मैं सही हूँ, मैं यही बिल्कुल यहाँ नहीं बोल रहा। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि जो चीज़ हमने डिस्कस करी थी कि हमें उन कंपनी से दूर रहना है, जिनका बिज़नेस अच्छा नहीं चल रहा है। बिकॉज़ जब मार्केट का बुरा टाइम आएगा, तो उस टाइम पे उन स्टॉक्स में यहाँ पे बहुत ज़्यादा पिटा जाएगा उन स्टॉक्स को, और वही यहाँ पे देखने को मिल रहा है, राइट? तो इन समरी मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो अभी करंट मार्केट सिचुएशन बनी हुई है, अच्छे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक यहाँ पे लाइक अच्छे खासे करेक्टेड हैं, 20%, 25% करेक्टेड हैं। तो यहाँ पे यदि आपने अच्छे से कंपनी की लाइक बिज़नेस परफॉर्मेंस को देख के इन्वेस्ट किया होगा, जिन कंपनीज़ की बिज़नेस यहाँ पे 20, 25, 30% से ग्रोथ कर रही है, तो आपका पोर्टफोलियो उतना ज़्यादा डाउन नहीं होगा। एंड बात रही जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस की, तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम लोग यहाँ पे अच्छे से रिसर्च कर सकते हैं। अच्छे से रिसर्च करने के बाद में हम लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के डिसीजन ले सकते हैं। तो मेरा तो ये कहना है कि जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है, अच्छे से रिसर्च करना, बिज़नेस के बारे में अच्छे से पढ़ना, मैनेजमेंट के गाइडेंस को पढ़ना, कॉन कॉल को अच्छे से सुनना, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन जो लेटेस्ट आ रखी है उसको गो थ्रू करना, लाइक वो चीज़ हमारे कंट्रोल में है। बट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो हाँ, मान सकते हैं कि जो करंटली जो पेन चल रहा है, मार्केट यहाँ पे जो ब्लीड कर रहा है, वो यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म का पीरियड है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि ज़िंदगी भर ही मार्केट गिरता रहेगा और एक दिन निफ्टी खत्म हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, ठीक है,
1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर तक ये सिचुएशन रहेगी, मार्केट यहाँ पे ब्लीड करेगा। ऑब्वियसली दिमाग तो खराब होता ही है, बिकॉज़ यहाँ पे रियल मनी लगा हुआ है, हम लोगों का हार्ड अर्न्ड मनी है जो यहाँ पे इन्वेस्टेड है। और यदि किसी का ₹100 लाइक ₹80 हो जाते हैं तो उसको तकलीफ तो होती ही है। तो ऑब्वियसली मतलब थोड़ा दिमाग तो उतना लाइक खराब रहता ही है कि यार यहाँ पे हमारा जो कैपिटल है यहाँ पे डाउन हो गया है। हर किसी एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि यार जो मेरा टोटल कैपिटल था यहाँ से लगभग 20% डाउन है, तो ऑब्वियसली थोड़ा चिंता तो होती है, टेंशन तो होती है, स्ट्रेस तो होता ही है। बट हाँ, इस सिचुएशन के अंदर हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हम लोग ये जाके ये नहीं कर सकते कि ईरान तुम अपना युद्ध रोक दो, यूएस से अपना युद्ध, बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते, हमारे कंट्रोल में नहीं है। हाँ, हम लोग ये कर सकते हैं कि सिचुएशन के कारण कौन सी कंपनीज पे बिजनेस पे इम्पैक्ट आएगा, उन कंपनीज को यहाँ पे और ज़्यादा ऐड ऑन करने से, मतलब यू कैन से एवरेज करने से बच सकते हैं। हाँ, जब उनकी क्वार्टर 4 के रिजल्ट आ जाएँगे, क्लैरिटी मिल जाएगी और थोड़ा हमें ये पता लग जाएगा कि एफआई 27 के अंदर क्या इनके एबिटा मार्जिन रह सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड कर सकते हैं क्या करना है। बट हाँ, जहाँ पे डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, उन कंपनीज के अंदर हम लोग इस टाइम पे हाई ग्रोथ करने वाली कंपनीज के स्टॉक्स यहाँ पे एक्युमुलेट और ज़्यादा कर सकते हैं। उसके अंदर मेजरली जो मैंने आपसे डिस्कस किया, कंज्यूमर बिज़नेसेस आते हैं, कंज्यूमर कंपनीज आती हैं, जो एक कंज्यूमर सेगमेंट को कैटर करती हैं। तो उनको हम लोग यहाँ पे एक्युमुलेट कर सकते हैं। तो ये जस्ट मैंने मेरा पर्सपेक्टिव शेयर किया है कि करंट जो सिचुएशन चल रही हैं, उस टाइम पे खुद के बिहेवियर को हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं। एंड हाँ, एक बात ज़रूर है यार, इस टाइम पे यदि आपके पास में अच्छे हाई ग्रोथ करने वाले बिज़नेसेस हैं, तो उनमें पैनिक सेलिंग बिल्कुल भी मत कर देना। बिकॉज़ हमने कितना स्ट्रांगनेस से ये देखो अच्छे से बिज़नेसेस को रिसर्च किया, अच्छे से पढ़ा, उनको फिर एक्युमुलेट किया हमारे हार्ड अर्न्ड मनी से। अब आप उनको औने-पौने दाम में बेच के चले जाओगे तो वो चीज़ सही नहीं होगी। बिकॉज़ ये सिचुएशन हमेशा ज़िंदगी भर के लिए नहीं रहेगी। ये कुछ टाइम के लिए रहेगी, 1 क्वार्टर के लिए, 2 क्वार्टर के लिए, 3 क्वार्टर के लिए, फिर वापस चीज़ें नॉर्मल हो जाएँगी। और जब नॉर्मल हो जाएँगी तो जो हाई ग्रोथ करने वाले बिज़नेसेस हैं, उनके स्टॉक सबसे पहले दौड़ना स्टार्ट करेंगे, राइट? और हाँ, एक और मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बता रहा हूँ जो आपको इस समय नहीं करनी है। दैट इज़ आपके पास जो भी इमरजेंसी फंड है या फिर जो भी आपने यहाँ पे नेक्स्ट 1-2 साल के शॉर्ट टर्म के गोल के लिए जो भी यहाँ पे सेविंग्स कर रखी हैं, उनको यहाँ पे मार्केट में इन्वेस्ट मत कर देना। रीज़न बीइंग, हमें नहीं पता ये सिचुएशन कितने क्वार्टर तक चलेगी। सेकंड, हमें नहीं पता इस सिचुएशन के कारण जहाँ पे हम लोग जॉब करते हैं, हमारे कहीं जॉब पे दिक्कत आ जाए। देयर इज़ पॉसिबिलिटी हम लोग जो बिज़नेस करते हैं, जिससे हमारी सेविंग्स आती है, उस बिज़नेस में यहाँ पे दिक्कत आ जाए। तो हमारा जो इमरजेंसी फंड है, उसको बिल्कुल नहीं छेड़ना है। एंड जो शॉर्ट टर्म का पैसा है, जो हमें किसी न किसी काम में खर्च करना है, लाइक या हो सकता है नवंबर-दिसंबर में आपके घर में कोई शादी हो, कोई ज्वेलरी आपको बनवानी हो, उस पैसे को बिल्कुल यूटिलाइज़ मत करना। तो शॉर्ट टर्म का पैसा आपको मार्केट में नहीं डालना है। सेकंड, इमरजेंसी फंड है उसको मार्केट के अंदर नहीं डालना है। लाइक ये 2 चीज़ आपके कंट्रोल में है। ये जियोपॉलिटिकल जो बड़े-बड़े नेता उन लोगों के कंट्रोल में नहीं है ये वाली चीज़, ये चीज़ आपके कंट्रोल में है। तो आपने जो इमरजेंसी फंड बना रखा है और आपका जो शॉर्ट टर्म गोल का जो अमाउंट आपने सेव कर रखा है, उसको प्लीज़ रिक्वेस्ट है, ऐसे टाइम पे उसको मार्केट में मत डाल देना। हमें नहीं पता आज मार्केट 15% डाउन है, हो सकता है अगले 15-20 दिन के अंदर मार्केट यहाँ से 10-15-20% और डाउन चला जाएगा। तो फिर आपको तकलीफ हो सकती है। देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि भाई जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हो वहाँ पे बिज़नेस भी लाइक यहाँ पे तलवार आके लटक गई। देयर इज़ पॉसिबिलिटी लाइक आपकी जॉब चली गई हो। तो उस टाइम पे यदि आपने अपना इमरजेंसी फंड बचा के रख रखा है तो आपके काम आ जाएगा। बट यदि आपने अपना इमरजेंसी फंड लालच के चक्कर में मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर दिया और आपके पास में नहीं है और आपकी जॉब चलेगी, उस टाइम पे आपको बड़ी दिक्कत फील हो सकती है। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि आप लोग अपना जो इमरजेंसी फंड है और आपका जो शॉर्ट टर्म का जो अमाउंट है, जो शॉर्ट टर्म आपने किसी गोल के लिए सेविंग कर रखी है कि आपको कोई बाइक खरीदनी है, घर में कोई ज्वेलरी खरीदनी है, शादी है दिसंबर में, इस तरह से, उस अमाउंट को प्लीज़ रिक्वेस्ट है उसको अभी इस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, नहीं तो हमें बड़ी स्ट्रेस और बड़ी और तकलीफ में जा सकते हैं। कहीं ऐसी नौबत ना आ जाए कि हमें हमारा लाइक घर चलाने के लिए किसी से उधार माँगना पड़ जाए। लाइक आप मेरी बात समझ रहे होंगे ना? तो उस इस सिचुएशन के दौरान प्लीज़ अपने इमरजेंसी फंड को मत छेड़ना एंड जो शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव करने का जो पैसा है उसको प्लीज़ बिल्कुल भी मत छेड़ना। तो और हाँ, जो बाकी का जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वो लोग बिल्कुल हमारे कंट्रोल में नहीं है। टाइम के साथ में ये सब चीज़ें सॉल्व हो जाएँगी और जब सॉल्व हो जाएँगी तो जो जो हाई ग्रोथ करने वाले बिज़नेसेस होंगे, जिनके बिज़नेस पे सबसे कम इम्पैक्ट होगा सिचुएशन का, वो बिज़नेसेस के स्टॉक्स फिर से वापस अपने लाइफ टाइम हाई पे चले जाएँगे। तो उस टाइम पे हमें अच्छे से हमारे लाइक पोर्टफोलियो की अच्छे से वापस रिकवरी हो जाएगी, राइट? तो लाइक इन समरी मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि लाइक इस पूरी सिचुएशन के दौरान लाइक जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में है हम लोग वही कर सकते हैं। हाँ, हमें थोड़ा पेशेंसली यहाँ पे रुकना पड़ेगा। सेकंड, जो हमारे कंट्रोल के अंदर है कि हम लोग बिज़नेसेस के अच्छे रिसर्च करिए, उसको एक बार थोड़ा रिवाइज़ कर लो एंड साथ में यदि इन द मिड लाइक किसी कंपनी की तरफ से कोई अपडेट आ रहे हैं बिज़नेस को लेके, तो उनके ऊपर गो थ्रू कर लो। एंड थर्ड, ये देख लो कि यार इस सिचुएशन के कारण कौन-कौन सी कंपनीज़ के बिज़नेस पे डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा। उनको थोड़ा और ज़्यादा एवरेज करने से एक बार थोड़ा पॉज़ कर दो। उनके एक बार क्वार्टर 4 का रिजल्ट और जो क्वार्टर 4 के रिजल्ट के बाद जो कॉन-कॉल होगा उसका एक बार इंतज़ार कर लेते हैं। उसके बाद में डिसाइड करेंगे कि एफआई 27 के अंदर इनके एबिटा मार्जिन किस तरह से रह सकते हैं, उसके बेसिस पे डिसीजन ले लिया जाएगा। बट हाँ, जिनके बिज़नेसेस पे डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं है, जो मेजरली कंज्यूमर बिज़नेसेस हैं
एंड जो हाई ग्रोथ कंज्यूमर बिजनेसेज हैं उनके स्टॉक्स डाउन है, तो उनको प्लीज आप एक्यूमुलेट कर सकते हो। एंड एक चीज आप देख लेना, जिन पर डायरेक्टली इंपैक्ट हो सकता है वो कुछ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होंगे, एंड जो एक्सपोर्ट करने वाले बिजनेसेज होंगे उन वो होंगे, एंड साथ में जो क्रूड है, क्रूड के डेरिवेटिव डायरेक्टली यूज करते होंगे वो वाले बिजनेसेज होंगे जहां पर डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ सकता है इस क्रूड के प्राइस राइज होने का, इन्फ्लेट होने का। एंड जो लाइक एलएनजी जो गैस की सिचुएशन सप्लाई यहाँ पे लो चल रही है, तो जहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेज है जहाँ पे ये एलपीजी यूज होता है, तो वहाँ पे एक इम्पैक्ट आ सकता है। तो इन समरी मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करी है कि सिचुएशन के दौरान हमें लाइक किस तरह से बिहेव करना चाहिए, कैसे खुद पे कंट्रोल रखना चाहिए, कैसे हमारे बिहेवियर को यहाँ पे मैनेज करना चाहिए। एंड जो सिचुएशन, जो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है उनका हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जो हमारे कंट्रोल में है उनके बारे में मैंने यहाँ पे आपको एक बहुत ही सिंपल वे में समझाने की कोशिश करी है। अब अगर देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन क्वेरी आ रखी है तो उनके बारे में उनको ले लेते हैं, राइट। मिस्टर रोहित, रोहित जी, आई थिंक आपके कुछ कुछ क्वेश्चंस आ रखे हैं, मैं आपको लाइक बता दूं। आपने लास्ट टाइम मेरे काफी वीडियोस पे कमेंट कर रखा है कि लाइक आपका जो अब करंट मार्केट अपॉर्चुनिटीज वाला जो लाइक सेकंड पार्ट वीडियो 2 हो कब आएगा। तो मैं नेक्स्ट संडे प्लान करने जा रहा हूँ, तो हमने लाइक आई थिंक 4 से 5 अच्छे सेक्टर हमने कवर कर ली थी पार्ट 1 के अंदर, जो लास्ट संडे को लाइव हुआ था उसके अंदर। जो बाकी के लाइक सेक्टर्स हैं उनको एक बार लाइक दोबारा एक बार अपन डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट लाइव के अंदर। तो रोहित जी, मतलब आपका क्वेश्चन मेरे को प्रॉपर याद है, एंड मैंने आपको लाइक जहाँ पे आपने कमेंट किया है उसके अंदर मैंने आपको रिप्लाई भी दिया है कि जो बाकी मार्केट अपॉर्चुनिटीज वाला जो डिस्कशन है वो किसी एक संडे को हम लोग लाइव में कवर कर लेंगे। रोहित जी, आज आपने क्वेश्चन लिया, सर आप क्वेश्चन एंड आंसर करोगे क्या? हाँ बिल्कुल करेंगे, क्यूएनए कर रहे हैं ना, बिल्कुल। आप यहाँ पे जैसे मैंने बोला ही आपको कि लाइक क्यूएनए कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइक हरुण आजाजी का। हेलो भाई, आपको क्या लगता है जो सपोर्ट है 21,700 वाला वो मेंटेन रहेगा क्या? उसका टूटना क्या चांसेस ज़्यादा है क्या? सो आप जो भी हो मिस्टर, लाइक मैं आपको ये चीज़ में ऐड करना चाहता हूँ, कौन सा सपोर्ट टूटेगा क्या नहीं होगा हमें नहीं पता। वॉर सिचुएशन के दौरान मतलब टेक्निकल्स फेल हो जाते हैं, लाइक लिटरली बता रहा हूँ मैं। जो जिन और काफ़ी कंपनीज को तो फंडामेंटल से फेल हो जाते हैं, बिकॉज जिस रॉ मटेरियल की सप्लाई पे उनका बिजनेस निर्भर करता है वहाँ पे ही दिक्कत आ रही है, तो उनके फंडामेंटल भी यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो आई थिंक आईडी आप मेरे से जुड़े हुए हो पिछले कुछ टाइम से, तो आई थिंक मैंने आज तक कहीं टेक्निकल की बिल्कुल भी बात नहीं करी है कि इसका 50 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, 200 EMA का सपोर्ट है, बिल्कुल भी मैंने कभी आज तक डिस्कस नहीं किया है। मैंने प्योर एंड प्योर यहाँ पे एक इन्वेस्टर के परस्पेक्टिव से एक बिजनेस को कैसे देखना चाहिए कि वो बिजनेस अच्छा कर रहा है तो हम लोग उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो बिजनेस यहाँ पे अच्छा करना बंद कर देगा, या फिर जो उसके पीछे जो स्टोरी इंटैक्ट नहीं रहेगी, स्टोरी खराब हो जाएगी, तो हम लोग उस बिजनेस से यहाँ पे एग्जिट कर जाएंगे। मैंने आज तक टेक्निकल्स की बात नहीं करी है। और आई थिंक जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं काफ़ी टाइम से मेरे साथ, मेरे लाइक जो जो भी मेरा उनसे लाइक कम्युनिकेशन होता है, या फिर जो वीडियोस के अंदर मैं हमेशा बोलता हूँ, मैंने कभी आज तक लाइक कोई टेक्निकल की बात नहीं करी है, 50 DMA 200 DMA बिल्कुल आज तक बात नहीं करी है। मैंने यहाँ पे बिजनेस स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट करने की एडवाइस दिया है। और हाँ, जो करंट मार्केट सिचुएशन चल रही है उसके अंदर लाइक मेजर लेवल डिस्कस करते हैं, लाइक छोटी कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का डिस्कशन करते हैं, बिकॉज उन्हीं के अंदर पोटेंशियल होता है अपने बिजनेस को 25, 30, 35, 40% से ग्रोथ कराने का। हो सकता है आज के टाइम पे वो बिजनेस बहुत ज्यादा यहाँ पे टूट गए होंगे, उनके स्टॉक्स बहुत ज्यादा टूट गए होंगे, पर जैसे ही वापस बुल मार्केट आएगा तो वही स्टॉक्स यहाँ पे 10, 15, 20% का रिटर्न नहीं, वो टाइम्स के अंदर रिटर्न देंगे, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, इस तरह से, राइट। बिकॉज बियर मार्केट के अंदर हाई ग्रोथ वाली कंपनीज के अंदर कंसोलिडेशन होता है, और यदि उनकी बिजनेस की ग्रोथ कंसिस्टेंट रहती है तो बुल मार्केट के अंदर डबल होते हैं, ट्रिपल होते हैं। यही कहानी होती है। अब चाहे पुराने जो बियर मार्केट और बुल मार्केट वापस है उनके एक बार जाके आप चाहे देख लेना, एक 2018-19 के अंदर अच्छा खासा बियर मार्केट आया था, उसके बाद में जो हाई ग्रोथ करने वाले बिजनेसेस थे वो 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स हुए थे। एंड यदि लाइक मैं कोविड की बात कर रहा हूँ, एंड लाइक कोविड के बाद में जो बियर मार्केट आया था उस टाइम पे भी काफी सारे लाइक जो हाई ग्रोथ बिजनेसेस थे वो कंसोलिडेट हुए थे, अपने लाइफ हाई से लगभग 20%, 25%, 30% डाउन आए थे। बट जैसे ही हाई ग्रोथ करने वाले बिजनेसेस जैसे वापस बुल मार्केट आया था 2023-24 का, तो वापस वही स्टॉक यहाँ पे 2 टाइम्स, 3 टाइम्स या 4 टाइम्स हुए थे। एग्जांपल मैं नाम देता हूँ, एज ए स्टॉक रिकमेंडेशन बिल्कुल मत समझना, लाइक स्काई गोल्ड है, वी2 रिटेल है, जिनके बिजनेसेस अच्छा कर रहे थे वो यहाँ पे अच्छा खासे 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स हुए थे। लाइक जेगल की बात करो तो लाइक ये मैंने जैसे यहाँ पे नाम लिए, इनको एज ए स्टॉक रिकमेंडेशन मत लेना, मैंने यहाँ पे बस आपको समझाने की कोशिश करी है कि बियर मार्केट चला जाएगा, 1 क्वार्टर में चला जाएगा, 2 क्वार्टर में चला जाएगा, 3 क्वार्टर में चला जाएगा। पिछले लगभग 18 महीनों से हम लोग कंसोलिडेशन फेज के अंदर ही हैं, तो 1, 2, 3 क्वार्टर और मान लो। मेरा तो ऐसा मानना था कि कोई भी बियर मार्केट यहाँ पे लगभग 2 साल से ज्यादा आज तक मैंने देखा नहीं है, मतलब 2, 3, 4, 5 महीने ऊपर की बात नहीं कर रहा, बट अराउंड 2 साल के आसपास वो बियर मार्केट चला जाता है, उसके बाद वापस बुल मार्केट आता है, एंड देन यहाँ पे अच्छे से वापस अपने जो हाई ग्रोथ करने वाले बिजनेसेज है
वो अच्छे खासे यहाँ पे रिटर्न देके जाते हैं, 100% का रिटर्न, 150% का रिटर्न, 200% का रिटर्न। मतलब हमारे पोर्टफोलियो यदि जो भी इस टाइम पे है बियर मार्केट के दौरान पे, वहां से 2x, 2.5x, 3x होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी होती है। लाइक बिकॉज वहां पे वैल्यूएशन एक्सपेंशन भी होता है, और बिजनेस की ग्रोथ यहाँ पे लेट से 30% के आसपास में है, तो 2 साल के अंदर 70% तो बिजनेस ग्रोथ हो जाएगी। और लेट से कोई स्टॉक 20 के पी पे है, 30% से बिजनेस ग्रोथ कर रही है, तो होगा क्या, 30% से बिजनेस ग्रोथ करेगी, अराउंड 50 के 60 के पी रेशियो पे चला जाएगा, क्योंकि वैल्यूएशन एक्सपेंशन होगा। तो 20 के पी से 50 के पी पे जाएगा, तो लगभग 2.5 गुना तो वहां से रिटर्न आ जाएगा। और यदि 30-30% की बिजनेस ग्रोथ होगी, तो 70% का बिजनेस ग्रोथ वहां से निकल के आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली 3 to 4x वो स्टॉक बनने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी होती है। यदि आपके पास में बियर मार्केट के अंदर कोई ऐसा कंपनी है जो अराउंड 30-35% से अपना बिजनेस ग्रोथ कर रहा है, कैश फ्लो पॉजिटिव है, रिटर्न ऑन इक्विटी अप ट्रेंड के अंदर है, एंड यहाँ पे लगभग 20 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो मिल रहा है, और यदि वो कंसिस्टेंटली 30-35% से बिजनेस ग्रोथ किया, तो जैसे बुल मार्केट आएगा तो वहां पे तो मल्टीपल 2x, 3x, 4x बनने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। और यही एक अच्छी यू कैन से ब्यूटी है स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग की, यू कैन से स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग की। हाँ, मतलब काफी कम लोग होते हैं जो स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग करते हैं, बिकॉज वहां पे जब मार्केट करेक्शन होता है तो अच्छा खासा पोर्टफोलियो ब्लीड करता है, मतलब आपके 100 रुपए कब 70-80 हो जाते हैं पता ही नहीं लगता है। लाइक इस मार्केट सिचुएशन के दौरान, लाइक मेरा खुद का पोर्टफोलियो अराउंड 20% के आसपास में, 19 या 20%, 19-20% के आसपास में डाउन है, मतलब ठीक है। बट हाँ, जिन लोगों का पोर्टफोलियो लेट से 40-50% डाउन है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार आपके स्टॉक्स को दोबारा रिव्यू कर लो कि आपके पोर्टफोलियो के अंदर कहीं ऐसे बिजनेसेस तो नहीं है जिनकी बिजनेस की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं चल रही है, फिर स्टेगनेंट परफॉर्मेंस है, या फिर नेगेटिव परफॉर्मेंस है, तो उनको रीबैलेंस कर लो। बिकॉज इस टाइम पे तो हाई ग्रोथ करने वाली कंपनीज के स्टॉक्स भी डाउन चल रहे हैं यार, 20-25-30% डाउन चल रहे हैं, तो उनको पिक करो ना। अपना जो नॉन परफॉर्मिंग बिजनेस है उनसे कैपिटल विड्रॉ करो, एंड जो परफॉर्मिंग बिजनेस है उनके स्टॉक्स के अंदर कैपिटल शिफ्ट कर सकते हो, राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो ये जैसे मैंने क्वेश्चन किया है, मैंने आंसर देने की कोशिश करी है कि यार लाइक आई एम प्योर एंड प्योर, लाइक फंडामेंटल देख के इन्वेस्टिंग करने वाला पार्ट में मैं बिलीव रखता हूँ, टेक्निकल्स लाइक मेरे को बिल्कुल नहीं आते हैं, तो सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, लाइक टेक्निकल्स का मेरे को आइडिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जे चरण जी का, HDFC लुकिंग गुड एट 30% डाउन। यार HDFC बिजनेस लाइक से इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक है, और कंपनी वाइज सॉलिड कंपनी है, गुड क्वालिटी की कंपनी है, कंपनी में ऐसा कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब यू कैन से सॉलिड सॉलिड कंपनी। बट हाँ, लाइक उसकी जो लोन बुक की ग्रोथ है वो अराउंड 10-12% के आसपास में होती है, तो ऐसा मेरा कोई इंटरेस्ट उसमें बनता नहीं बिजनेस के अंदर, बिकॉज मैंने क्लियरली फर्स्ट थीम, फर्स्ट प्रोसेस, मतलब फर्स्ट जो शॉर्टलिस्टिंग का क्राइटेरिया होता है मेरा मेरा किसी बिजनेस को शॉर्टलिस्ट करने का, दैट इज लाइक हम लोग वही बिजनेस पिक करने की कोशिश करते हैं जिसकी बिजनेस की ग्रोथ 20% है, उससे ज्यादा रेट से हो रही है, और नेक्स्ट एटलीस्ट 2 से 3 साल तक उस बिजनेस की ग्रोथ 20% से ज्यादा होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है, जो हमें उस कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से कॉन कॉल होता है, क्वार्टर रिजल्ट के बाद में उस कॉन कॉल से हमें आइडिया लग जाता है, राइट। तो ठीक है, यदि आप लार्ज कैप इन्वेस्टिंग करते हो तो एचडीएफसी बैंक एक अच्छा कंपनी है, एक्सीलेंट बैंक है, कोई दिक्कत नहीं है, एनपीए का एसेस उतना इश्यू होता नहीं है, इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है, यू कैन से। ऑल्दो इतना बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी ये रिसेंट फॉल के अंदर एचडीएफसी बैंक अपने टॉप से अराउंड 18 से लगभग 19% डाउन है। आप ये देखो कि इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी, इतनी बड़ी क्वालिटी कंपनी होने के बावजूद भी अपने टॉप से लगभग 18% डाउन है। इसका मतलब जो स्मॉल कैप कंपनीज होगी वो तो अपने टॉप से कितना परसेंटेज ज्यादा डाउन होगी, राइट। आई थिंक आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो ठीक है, एचडीएफसी बैंक के बारे में कहना चाहूंगा, जो मैंने आपको बताया है, लाइक बड़ी कंपनी है, लगभग 10-12% का इसमें अपना बिजनेस ग्रोथ होता है, उसके बेसिस पे ठीक है आप डिसाइड कर सकते हो। बट मेरा जो शॉर्ट लिस्टिंग का क्राइटेरिया होता है कि हम लोग वही लाइक बिजनेसेस को प्रीफर करता हूँ जिन कंपनीज के अंदर लाइक अराउंड 20% है उससे ज्यादा रेट से बिजनेस की ग्रोथ हो रही हो, राइट। जय चरण जी, एचडीएफसी बैंक आपका कवर कर लिया मैंने क्वेश्चन। अनुराग जी का क्वेश्चन है, डू यू थिंक देर इज एनी इश्यू विद जेगल। यार जेगल में एक ऐसा कोई बिजनेस वाइज इश्यू नहीं है, B2B कंपनी है, तो यही सबसे बड़ा रीजन है जेगल का, लाइक उसके अंदर कैश फ्लो पॉजिटिव अभी तक नहीं हुआ है। मैनेजमेंट बारी बारी से रिट्रेट कर रहा है कि FY27 से हमारा कैश फ्लो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, तो वो एक बार Q1 FY27 के रिजल्ट में और क्लैरिटी मिल जाएगी कि इनका कैश फ्लो पॉजिटिव होना स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो जेगल के साथ बिजनेस वाइज कोई दिक्कत नहीं है, बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मैनेजमेंट का वही गाइडेंस था FY26 के लिए 35% से ग्रोथ करने का, उसको लाइक अपवर्ड रिवाइज भी कर दिया था 40% से ग्रोथ करने के लिए, तो बिजनेस वाइज कोई दिक्कत नहीं है। बट एक ही दिक्कत है, कैश फ्लो पॉजिटिव नहीं है, मार्केट इसी का इंतजार कर रही है। एंड सबसे बड़ी बात, जब बियर मार्केट आता है तो जो जहां पे कैश फ्लो नेगेटिव होता है, मैं ऑपरेटिंग कैश फ्लो की बात कर रहा हूं, उन कंपनीज के स्टॉक्स को ज्यादा पीटा जाता है। लाइक मतलब वहां पे एक छोटी न्यूज चाहिए, उसके बाद में तो B2B कंपनी जहां पे कैश फ्लो नेगेटिव उनको तो पीट ही दिया जाता है, मतलब उन स्टॉक्स को फिर ज्यादा पीटा जाता है। आप एग्जांपल देख लो, लाइक केन्स टेक्नोलॉजी, एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इश्यू आया, स्टॉक 50% से ज्यादा गिरा दिया बिकॉज उसका कैश फ्लो नेगेटिव है। ऑल्दो केन्स टेक्नोलॉजी के बिजनेस में तो कुछ और भी दिक्कतें हैं, वर्किंग कैपिटल उनका बढ़ रहा है, लाइक गाइडेंस को उन्होंने अपना डाउनग्रेड किया है, वापस घटाया है, वो अलग अलग इश्यूज हैं। बट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बुल मार्केट के दौरान
B2B कंपनी जो अच्छा खासा बिजनेस ग्रोथ करती है, उनके स्टॉक्स का पी एक्सपेंशन होता है, अच्छे खासा रिटर्न मिलता है। बियर मार्केट के दौरान जो B2B कंपनीज होती है, जहाँ पे कैश फ्लो पॉजिटिव नहीं होता है, स्पेसिफिकली मैं ऑपरेटिंग कैश फ्लो की बात कर रहा हूँ, जो पॉजिटिव नहीं होता है, तो बियर मार्केट के दौरान उनके स्टॉक्स के अंदर वैल्यूएशन कॉन्ट्रैक्शन होता है। मतलब यदि 60 का पी पे ट्रेड करने वाला स्टॉक है, तो उसका वैल्यूएशन 20-25 पे ला दिया जाएगा। आप ये देखो, जो स्काई गोल्ड कंपनी है, लास्ट बुल मार्केट के दौरान, लाइक 2023-24 के अंदर, उसका स्टॉक अराउंड 5 to 6 मल्टीपल टाइम में गया था बुल मार्केट के दौरान, बिकॉज वो बिजनेस अराउंड 40-50% से ग्रोथ कर रहा था। जैसे बियर मार्केट आया लास्ट के 18 मंथ्स के अंदर, उसके स्टॉक में, मतलब उसके बिजनेस में अर्निंग अच्छी खासी हो गई है। लास्ट के 2 साल में उसकी अर्निंग डबल से भी ज्यादा हो गई है, और उस कंपनी का स्टॉक करंटली 20 से 22 की पी रेशियो पे ट्रेड कर रहा है। जबकि बुल मार्केट के टाइम पे स्काई गोल्ड का स्टॉक यहाँ पे लगभग 60, 70, 80 की पी रेशियो पे ट्रेड करता था। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, बियर मार्केट के टाइम पे जो B2B कंपनीज होती है, जिनका नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो होता है, उन कंपनीज को ज्यादा पिटा जाता है। और जब बुल मार्केट आएगा, और जब जिस बिजनेस की ग्रोथ सबसे अच्छी होगी, यदि कोई कंज्यूमर बिजनेस है, उसका स्टॉक तो अच्छा खासा रिटर्न देके जाएगा। जो B2B वाला है, वहाँ पे भी अच्छा खासा वैल्यूएशन एक्सपेंशन हो जाएगा, राइट? तो जेगल की कहानी वहीं आती है। आई थिंक तो आप मेरा आंसर समझ गए होंगे। आई थिंक अनुराग जी ने एक क्वेश्चन पूछा था, राइट? प्रजापति जी का क्वेश्चन है, हाय सर, व्हाट इज योर व्यू ऑन कैम्स एंड के फिनटेक शेयर? तो ये दोनों कंपनीज यू कैन से कैपिटल मार्केट से जुड़ी हुई कंपनीज है। लाइक तो लाइक इस टाइम पे मतलब जब भी मार्केट थोड़ा क्रैश होता है, 15-20% डाउन होता है, तो इंडिया के जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, वो अपने म्यूचुअल फंड की एसआईपी रोक देते हैं, जबकि उनको बढ़ानी चाहिए बेचारों को। मतलब उनको कौन समझाए यार कि मतलब जब मार्केट में थोड़ा पैनिक हो रहा है, तो उसने एसआईपी बढ़ाओ, लमसम करो, वो थोड़ा कम कर देते हैं। तो इनफ्लो कम आता है, इनफ्लो कम आता है, तो कम एम जिस रेट से ग्रोथ हो रहा था, वो एम उस रेट से ग्रोथ नहीं होता है। तो उस रेट से एम ग्रोथ नहीं होता है, तो डिपॉजिटरीज और यहाँ पे जो भी ये कैम्स और कैफिन का बिजनेस है, उनका बिजनेस उस रेट से ग्रोथ नहीं होता है, जैसा बुल मार्केट के अंदर हुआ करता है। तो जब मार्केट क्रैश होता है, तो जो कैपिटल मार्केट के जितने भी बिजनेसेज है, भले आप डिपॉजिटरीज की बात कर लो, चाहे ब्रोकिंग कंपनीज की बात कर लो, चाहे आप एएमसी कंपनीज की बात कर लो, चाहे आप केएमसी या केफिनटेक की बात कर लो, बियर मार्केट के टाइम पे इन कंपनीज के स्टॉक्स ज्यादा टूटते हैं, और बुल मार्केट के टाइम पे इन कंपनीज के स्टॉक्स ज्यादा भागते हैं। बिकॉज बुल मार्केट टाइम पे ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे स्टॉक्स खरीदते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं, एंड ज्यादा से ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, राइट? तो जब बुल मार्केट आएगा, तो वापस इनके और अच्छे से स्टॉक्स, लाइक इनके बिजनेस अच्छे, मतलब केफ इनके और कैम्स के बिजनेस अच्छा परफॉर्म करना भी स्टार्ट करेंगे, और उनके स्टॉक्स पे अच्छा खासा यहाँ पे रनअप करना स्टार्ट करेंगे, राइट? नेक्स्ट है यूजफुल टिप्स नाम से इनका क्वेश्चन है, कैन वी डू लमसम नाउ और स्टिल वेट फॉर मार्केट टू फॉल? तो यार माय फर्स्ट क्वेश्चन इज लाइक, यदि आपके पास अभी लमसम पड़ा हुआ है, तो लाइक वो किस तरह से आपने, कहीं आपका वो इमरजेंसी फंड तो नहीं है ना? कहीं आपका वो फंड, कहीं जो आपके शॉर्ट टर्म के गोल्स हैं नेक्स्ट 1-2 साल के लिए, उनके लिए तो आपने अलोकेट नहीं किया था ना? यदि ऐसा नहीं है, यदि आपको कोई बोनस मिला अभी मार्च के अंदर, यदि ऐसा कुछ अमाउंट है, तो ठीक है। आप जो लमसम है, मतलब किसी को नहीं पता एग्जैक्टली कि कितना परसेंट मार्केट फूल करेगा, उसका एक ही सोल्यूशन है, उसका कुछ ट्रांच अभी डिप्लॉय कर दो, और उसका जो बाकी का अमाउंट है, लेट्स से 40% ट्रांच आपने अभी डिप्लॉय कर दिया, और जो बाकी का अमाउंट है, उसको नेक्स्ट लाइक 4 to 6 अराउंड 6 मंथ्स के लिए उसको स्टैगर्ड वे में डिप्लॉय कर दो। ये सबसे अच्छा ऑप्शन होता है, बिकॉज मेरे को क्या, किसी को नहीं पता है मार्केट कितना फॉल करेगा। लाइक आई थिंक आप मेरी बात समझ रहे होंगे ना, जो इस टाइम पे बोल रहा है कि मार्केट भाई 22,000 से नीचे नहीं जाएगा, या फिर 23,500 से नीचे नहीं जाएगा, नहीं यार, फिर या तो झूठ बोल रहा है, या फिर वो भगवान है। किसी को नहीं पता मार्केट कितना फॉल करेगा। लाइक कब हो सकता है कि भाई यूएसए ईरान के साथ में, ईरान के किसी जो दोस्त कोई कंट्री, उस पर अटैक कर दे, कुछ और नई सिचुएशन डेवलप हो जाए, क्रूड $200 पे जा रहा है, हमें नहीं पता यार क्या सिचुएशन बनेगी, कहाँ पे क्या जाएगा, हमें नहीं पता। जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो हम क्या प्रोडिक्शन कर दें कि भाई स्टॉक मार्केट कहाँ पे गिरेगा? नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता। तो सॉरी, मतलब मैं आपका आंसर नहीं दे पा रहा हूँ, बट हाँ ठीक है, यदि आपका कोई लम्स अमाउंट है जो आपका इमरजेंसी फंड नहीं है, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, या फिर आपके शॉर्ट टर्म जो कैपिटल है, मतलब शॉर्ट टर्म जो गोल्स है, सॉरी, उनको काम में लेने वाला फंड नहीं है, मतलब वो पैसा जो आपके नेक्स्ट 2-3 साल में काम आने वाला नहीं है, ठीक है, उसका अराउंड 40% अभी डिप्लॉय कर सकते हो, साथ में नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए आप उसको स्टैगर्ड वे में डिप्लॉय कर सकते हो, राइट? नेक्स्ट है विपत्ति देवी जी, राइट? व्हाट इफ बिजनेस डूइंग what if business doing con call and business future outlook is be good, very good, but still share prices is going down? जेगल, ओसवाल पंप, BLS इंटरनेशनल, लाइक, राइट? सो जेगल का मैंने डिस्कस कर लिया है यहाँ पे। ओसवाल पंप्स का जो जल जीवन मिशन है, तो मतलब ओसवाल पंप्स में एक बार आप देख लेना उनकी रिसोबल्स, मतलब जो शक्ति पंप और ओसवाल पंप में मेरे को एक ही दिक्कत यहाँ पे लगती है, ये B2G करते हैं, मतलब B2G मतलब बिजनेस टू गवर्नमेंट, और मेरे क्राइटेरिया के अंदर B2G बिजनेसेस को मैं प्रीफर नहीं करता हूँ। बहुत ही क्लियर कट मैंने यहाँ पे मेरी थ्योरी बना रखी है कि B2G बिजनेसेस को मैं प्रीफर नहीं करता, बिकॉज वहाँ पे हाई रिसेबल बन जाते हैं। कितने साल बाद पैसा आएगा, कितने महीने बाद पैसा आएगा, हमें नहीं पता।
तो ये थोड़ा मेरा पर्सपेक्टिव है ओसवाल पंप और शक्ति पंप के लिए। जेएगएल के बारे में मैंने आपको बता दिया है। बीएलएस इंटरनेशनल भी B2G करता है। अलग-अलग गवर्नमेंट के जो लाइक पासपोर्ट सेवा के अंदर होते हैं, जो भी को लोग कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं वीज़ा प्रोसेसिंग करने वाले, तो इसका भी B2G का बिज़नेस है। हाँ, बीएलएस इंटरनेशनल का यहाँ पे कैश फ्लो बहुत अच्छा खासा पॉजिटिव है, तो यहाँ पे अच्छी बात है। तो मेरा मतलब जो आपका क्वेश्चन है कि कंपनीज़ का बिज़नेस बहुत अच्छा कर रहा है और फिर भी स्टॉक्स डाउन है। तो एक बार इसके अंदर ये चेक कर लो कि जो करंट सिचुएशन डेवलप हुई है, क्या उससे इन कंपनीज के बिजनेस में डिटोरिएशन आएगा? क्या इन सिचुएशन से इन कंपनीज का बिजनेस में खराबी आएगी? बीएलएस वाले केस के अंदर मैं बोल सकता हूँ ठीक है, फ्लाइट्स का जो मूवमेंट है मिडल ईस्ट में वो कम हो गया है, तो वीजा प्रोसेसिंग वाला जो काम है थोड़ा डाउन स्लो पड़ गया है। तो यहाँ से मेरे को नहीं पता कितना परसेंट इम्पैक्ट आएगा बीएलएस के बिजनेस में, बट थोड़ा बहुत यहाँ पे मतलब परसेंटेज की वजह से नहीं बता सकता, बट हाँ, कुछ ना कुछ इम्पैक्ट बीएलएस के बिजनेस पे आएगा करंट सिचुएशन से। ओसवाल पंप पे करंट सिचुएशन से कोई इम्पैक्ट ऐसा नहीं आना चाहिए। और हाँ, एक यूज केस ये बता सकता हूँ, ओसवाल पंप पे किस तरह से आ सकता है या फिर शक्ति पंप पे किस तरह से यूज केस बन सकता है कि लेट से गवर्नमेंट ने मतलब क्रूड ऑयल लेट से 100 120 डॉलर पर बैरल पे रहा और गवर्नमेंट ने पेट्रोल डीजल के प्राइसेस नहीं बढ़ाए, मतलब कंज्यूमर तक पास ऑन नहीं किए, ये सोच के कि हम लोग महंगाई ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहते हैं, ये सोच के लेट से पास ऑन नहीं किए। उससे क्या होगा, जो आईओसीएल, बीपीसीएल और जो ये कंपनीज हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इन कंपनीज को लॉसेस बुक करना पड़ेंगे। लॉसेस बुक करने पड़ेंगे तो इनके डिविडेंड नहीं जाएंगे और मतलब उसके कारण जो गवर्नमेंट का जो फिस्कल डेफिसिट इन लोगों ने सेट कर रखा है उसमें खराबी आएगी। मतलब कुछ बेसिस पॉइंट से लाइक 50 बेसिस पॉइंट से या फिर 40 बेसिस पॉइंट से उनका फिस्कल डेफिसिट गिरेगा। और यदि जो जहां से फिस्कल डेफिसिट बनेगा तो मतलब जो बजटिंग कर रखी है उसके अंदर उस फिस्कल डेफिसिट के इक्विवेलेंट कहीं ना कहीं तो कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। तो उसका इम्पैक्ट कहीं ये जो फ्रीबीज की स्कीम बांटे जाती है, जल जीवन मिशन वाली या फिर हाउसिंग वाली या फिर जो भी एक्सवाइजेड मतलब पब्लिक वेलफेयर की स्कीम्स है, उन पे इम्पैक्ट ना पड़ जाए। मतलब वो एक बार आप देख लेना कि जो फिजिकल डेफिसिट क्रिएट होगा उसको कॉम्पनसेट करने के लिए जो पब्लिक वेलफेयर वाली स्कीम्स हैं उन पे इम्पैक्ट न डाल दो गवर्नमेंट। यदि उन पर इम्पैक्ट डालेंगी तो डायरेक्टली जो आपका ओसवाल पंप और शक्ति पंप पे इम्पैक्ट आ सकता है। तो ये मतलब ये डायनेमिक डेवलपमेंट्स हैं जो हमें ट्रैक करने पड़ेंगे अपकमिंग क्वार्टर्स के अंदर। ये कोई ऐसा फिक्स आंसर नहीं होता है, राइट। तो ये मेरी बात आप समझ गए होंगे विपत्ति देवी जी। इनका नेक्स्ट क्वेश्चन है वेबसॉल। तो आई थिंक आप वो क्वेश्चन पूछ रहे हो मेरे को जो ये रिन्यूएबल एनर्जी वाले इंफ्रा वाले, तो मतलब जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं लाइक मैं लाइक वो जानते होंगे कि जो ये इंफ्रा लेड बिजनेसेज है ना, जहाँ पे लाइक B2B बिजनेसेज हैं, बड़े बड़े प्लान लगाने पड़ते हैं, ये गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए होता है, मतलब काफ़ी सारे कॉम्प्लाइंसेज बने हुए हैं। मतलब एक चीज़ खराबी हो गई तो पूरा प्लांट ही खराब हो जाएगा उनका ग्रीन एनर्जी वाला, या फिर मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हैवी B2B बिजनेसेज हैं, स्पेसिफिकली जो B2G बिजनेसेज हैं, जहाँ पे एक स्पेसिफिक डिसीजन से उनको बिजनेसेस का बड़ा लॉस हो सकता है या एक स्पेसिफिक एक्सिक्यूशन सही टाइम पे नहीं होने से बड़ा लॉस हो सकता है, उसके अंदर ये हैवी इंफ्रा बिजनेसेज आते हैं। लाइक आपकी ग्रीन एनर्जी या फिर जो सोलर एनर्जी वाले जो प्लांट्स उनकी बात कर रहा हूँ, वेबसोल होने का पार्ट है। तो मतलब एज सच लाइक मैं इसमें ऐसे कोई नेगेटिव कमेंट्री नहीं दे रहा, बट मेरे को उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता कि इन बिजनेसेस को मेरे पोर्टफोलियो के अंदर टॉप होल्डिंग में लेके जाऊं। नहीं, यदि किसी को ट्रैक करना है तो 1% 1.5% की होल्डिंग रख के ट्रैक कर लो, बट हाँ, मेरे पोर्टफोलियो के अंदर टॉप होल्डिंग वही रहेगा जो कंज्यूमर बिजनेसेज हैं। और कंज्यूमर बिजनेसेस कौन से हैं, आप यदि मेरे चैनल पे जाके वीडियोस देखोगे पास वाले तो आपको क्लैरिटी से पता लग जाएगा कि यार ये कंज्यूमर बिजनेसेज हैं, इन पे उतना इंपैक्ट नहीं होता है जब कोई डिफिकल्ट सिचुएशन बनती है तो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंटेज कॉफी 180 से 123 हो गया, राइट। बिल्कुल सही बात बोली आपने। विंटेज कॉफी का अराउंड मैक्सिमम बिजनेस 80% 85% के आसपास बिजनेस एक्सपोर्ट सेगमेंट से आता है। एंड इस टाइम पे मिडिल ईस्ट के अंदर एक्सपोर्ट करना बहुत डिफिकल्ट है बिकॉज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से वहां से गुजरना पड़ेगा। तो ये डायरेक्टली विंटेज कॉफी के बिजनेस में इंपैक्ट कर रहा है। मतलब जो करंट सिचुएशन डेवलप हुई है, हमारी जो रिसर्च बोलती है, मैंने क्या बोला कि सिचुएशन के दौरान जियो पोलिटिकल को कंट्रोल करना हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में केवल इस सिचुएशन से कौन कौन से कंपनीज के बिजनेस में इंपैक्ट पड़ता है वो हमारे हाथ में है। तो उन बिजनेसेस को एक बार एक्यूमुलेट मतलब एवरेज डाउन नहीं करते हैं, राइट। एक बार Q4 का रिजल्ट आ जाए, क्लैरिटी मिल जाए, कौन कॉल हो जाए, उसके बाद देख लेंगे कि किस तरह से इंपैक्ट ओवरऑल पड़ रहा है। तो विंटेज कॉफी उसका पार्ट है बिकॉज विंटेज कॉफी मतलब अपना अराउंड 85% यहाँ पे एक्सपोर्ट करती है। उसके अंदर लाइक 10 से 12% का बिजनेस इनका लाइक यू कैन से मिडिल ईस्ट से आता है, तो वहाँ पे एक्सपोर्ट अभी रुका हुआ है। तो वो वाला बिजनेस इंपैक्ट यहाँ पे विंटेज कॉफी पे आ सकता है। ऑल्दो एक बार देखना पड़ेगा कि इस वाली सिचुएशन के दौरान विंटेज कॉफी कहीं थोड़ा अपना स्मार्टनेस बरत के तो दूसरी कंट्री जहाँ पे एक्सपोर्ट करती है लाइक अपना न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है, वहां पे यदि ज्यादा रेवेन्यू रिगेन कर ले तो अच्छी बात है। बट ये हमें अभी नहीं पता लगेगा, ये हमें Q4 के रिजल्ट के बाद में पता लगेगा कि जो बिजनेस लॉस मिडिल ईस्ट से हुआ था
क्या उसको विंटेज कॉफी ने जो दूसरे इनके क्लाइंट्स थे वहां पे कॉम्पनसेट किया कि नहीं किया है, वो एक बार रिजल्ट के बाद ही पता लगेगा। एंड हाँ, विंटेज कॉफी ने मेंशन भी कर रखा है लाइक अपना, यू कैन से लाइक उनके जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर एलपीजी का यूज होता है, राइट? मतलब एलपीजी का यूज करते हैं अपना जो भी उनका भट्टी वट्टी का प्रोसेस करने के लिए। मतलब उन्होंने बोला कि लाइक कि हम लोग पॉल्यूशन फ्री रखना चाहते हैं हमारी फैक्ट्री को, उसके लिए। बट यदि इन द केस यदि एलपीजी नहीं आ रही है तो देर इज पॉसिबिलिटी वापस इनका जो कोल वाला जो प्रोसेस होता है कि कोल के थ्रू वो लोग अपना भट्टी वट्टी वापस जला सकते हैं, लाइक उस प्रोसेस से बना सकते हैं, उस पर आ सकते हैं टेम्पररी प्रोसेस के लिए। तो आई थिंक एलपीजी का इम्पैक्ट विंटेज कॉफी के बिजनेस पे उतना नहीं पड़ना चाहिए, बट हाँ इनका जो एक्सपोर्ट का बिजनेस होता है वहां पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। और इनका जो रॉ मटेरियल की प्रोक्योरमेंट भी होती है वो भी इंपोर्ट करके लाते हैं, तो वहां पे भी इम्पैक्ट हो सकता है। मतलब इंपोर्ट के अंदर रॉ मटेरियल के इंपोर्ट के अंदर भी दिक्कत है और एक्सपोर्ट के अंदर भी दिक्कत है, तो इनके बिजनेस में इम्पैक्ट पड़ सकता है। मतलब कंफर्म नहीं बोल रहा मैं, पड़ सकता है। मतलब मैंने क्या बोला, जो चीज हमारे हाथ में रिसर्च करना, एक दूसरे से लिंक करना, ये हमारे हाथ में है। बट हाँ आज पड़ सकता है, Q1 FY27 के अंदर पड़ सकता है। बट आप बोलोगे क्या एक साल बाद पड़ेगा? नहीं पड़ेगा विंटेज कॉफी पे, बिकॉज चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, बैक टू नॉर्मल, और सारे बिजनेस वापस अच्छा करना स्टार्ट कर देंगे, राइट? ठीक है। हरुण जी का क्वेश्चन है, थैंक यू फॉर आंसरिंग, राइट, थैंक यू। आर्यन वर्मा जी का क्वेश्चन है, वाई इज कैप्री ग्लोबल डाउन डिस्पाइट गुड रिजल्ट? अरे यही तो अच्छी बात है। मतलब आप ये देखो ना कि आपके पास एक ऐसा बिजनेस है जो 30-35% से धंधा ग्रोथ कर रहा है, राइट? और उसका वैल्यूएशन कॉन्ट्रैक्शन हो रखा है अभी। जब बुल मार्केट आएगा तो क्या होगा? जिसका प्राइस टू बुक लेट से 2.5 है, तो उसका प्राइस टू बुक कितना हो जाएगा? 4.5 के आसपास हो जाएगा। जब बुल मार्केट आएगा, यदि उस मार्केट बुल मार्केट में भी यदि कोई एनबीएफसी 30% से अपना बिजनेस ग्रोथ करेगी, तो उस टाइम पे क्या होगा? उसका प्राइस टू बुक लगभग 4 से 5 के आसपास हो जाएगा। बिजनेस की ग्रोथ होगी, लगभग 70% से प्रॉफिट उसका वैसे बढ़ जाएगा। तो ऑटोमेटिक कितना रिटर्न बनना चाहिए? मतलब वैल्यूएशन एक्सपेंशन से लगभग 70-80% गेन हमें मिल गया। 70-80% गेन हमें किससे मिलेगा? अच्छे रिजल्ट आने की वजह से मिलेगा। बट अच्छे रिजल्ट आने चाहिए, अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे तो जो 2.5 का प्राइस टू बुक है, यदि एसेट क्वालिटी का बहुत ज्यादा इश्यू आ जाएगा तो 2.5 का प्राइस टू बुक 1.5 भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे सिचुएशनल बता रहा हूँ जो हमें ट्रैक करना पड़ेगा। आज हो सकता है कैप्री ग्लोबल का स्टॉक डाउन है, 2.5 के प्राइस टू बुक रेशियो पर ट्रेड कर रहा है इतने अच्छे रिजल्ट होने के बावजूद भी, और जिसके रिजल्ट अच्छे आते रहे नेक्स्ट 2-3 साल तक, 30% से इसकी लोन बुक ग्रोथ करती रही, एनपीए कंट्रोल में रहे, तो क्या होगा? देर इज पॉसिबिलिटी इसका जो करंट 2.5 का प्राइस टू बुक है वो बढ़ के कितना हो जाएगा? 4 से 5 के बीच में। लगभग 30% से ग्रोथ करेगा तो 2 साल के अंदर इसका जो लोन बुक की ग्रोथ होगी लगभग 70% के आसपास में हो जाएगी। प्रॉफिट की ग्रोथ 70-80% के आसपास में हो जाएगी। ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता रहता है इस कंपनी को। रिटर्न ऑन इक्विटी 18-19% के आसपास में चला जाएगा। और जब 18-19% का रिटर्न ऑन इक्विटी हो जाएगा तो अराउंड 4 से 5 का प्राइस टू मिलना तो इजीली अचीवेबल है बुल मार्केट के दौरान में। तो ऑटोमेटिकली 2 to 3 टाइम्स का यहाँ पे पोटेंशियल बन जाता है कैप्री ग्लोबल में। सो मतलब मैं यहाँ पे ऐसा अगेन कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, प्लीज रिक्वेस्ट, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। इस डिस्कशन के अंदर मैं ऐसे मेरे तरफ से स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, जस्ट मैं मेरे पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ जो मैंने रिसर्च कर रखी है। मेरे लगभग लास्ट के 8.5 साल के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो रिसर्च मैंने करी है, जो लाइक नॉलेज मेरे को है, उसके अकॉर्डिंग मैं मेरा बजट पर्सपेक्टिव बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मेरी तरफ से कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना, जो आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं उनसे डिस्कस करके डिसाइड करना कि आपको इन स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है या फिर नहीं करना है, जिनके बारे में मेरी तरफ से यहाँ पे मेरा एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ, राइट? तो आर्यन वर्मा जी, मैंने कैप्री ग्लोबल के बारे में आपको आंसर दे दिया है। रोहित जी का क्वेश्चन आ रहा है, सर बेस्ट एनबीएफसी आपको कौन सी लगती है? रोहित जी आप अगेन मतलब जो आपने क्वेश्चन किया है, ये क्वेश्चन मैं आपका कवर करूंगा जो मेरा लाइक मार्केट अपॉर्चुनिटीज का जो सेशन 2 होगा उसके अंदर कवर कर लूंगा मैं ये सारी चीजें, बिकॉज मैं इस क्वेश्चन को इंडिविजुअली ले लूँ तो मतलब लाइक ठीक है, मैं उस सेशन के अंदर जो मार्केट अपॉर्चुनिटी का सेशन 2 होगा उसके अंदर मैं कवर कर लूंगा सारी चीजें, बिकॉज लाइक फर्स्ट वाले सेशन के अंदर मैंने फाइनेंशियल सेक्टर को कवर नहीं किया था। पूरा पूरा फाइनेंशियल सेक्टर बचा हुआ है, इसके अंदर एनबीएफसी भी कवर करेंगे, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज भी कवर करेंगे, माइक्रो फाइनेंस भी कवर करेंगे, स्मॉल फाइनेंस भी कवर करेंगे, और जो नॉर्मल शेड्यूल कमर्शियल बैंक हैं वो भी कवर करेंगे, राइट? संजय गुप्ता जी का उसने मनीष जी मनोरमा इंडस्ट्रीज ने क्यूआईपी किया है, क्या उसी की वजह से कल गिरा है या कोई और भी खबर है? संजय जी लाइक मनोरमा इंडस्ट्रीज, जैसे मैंने बताया कि मनोरमा इंडस्ट्रीज का काफी सारा बिजनेस एक्सपोर्ट सेगमेंट से आता है। काफी सारा इनको रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना पड़ता है। इनके जो मैंने डिस्कस भी किया वीडियो के अंदर, साउथ अफ्रीका के अंदर एक छोटा सा प्लांट है जहाँ पे इनके जो छोटे छोटे लाइक रॉ मटेरियल बनता है जिसको इंपोर्ट करते हैं अपनी लाइक छत्तीसगढ़ वाली फैक्ट्री के अंदर। तो इनको लाइक अगेन मैं समराइज क्या करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, जिन कंपनीज का बिजनेस रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करके और अपना फिनिश प्रोडक्ट बना के एक्सपोर्ट करने से ज्यादा सेगमेंट से आता है, उन कंपनीज पे इनडायरेक्टली यहाँ पे इस सिचुएशन से इंपैक्ट पड़ रहा है उनके बिजनेस पे। लेट से मैं मान के चल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि 100% बिजनेस इंपैक्ट करेगा। मनोरमा इंडस्ट्रीज का जो जो बिजनेस एक्सपोर्ट